जियांग को एहसास हुआ कि मरा हुआ तानाशाह बहुत तेज था और उसका हर हमला भी शक्तिशाली था। मरे हुए तानाशाह ने गदा को जमीन से उठाया और गति पकड़ी। जियांग के लिए यह एक उग्र बैल की तरह था जो नियंत्रण से बाहर हो गया था, लेकिन ये भी एक कमजोरी थी। लिटिल नाइन ने अपने तीखे तंतुओं का उपयोग करके मरे हुए तानाशाह पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने शरीर को तेज गति से घुमाना शुरू कर दिया और उन्हें आसानी से चकमा दे दिया। गति पकड़ते हुए वह तेजी से जियांग की ओर बढ़ने लगा। कई सेकंड बाद उसने एक बड़ी छलांग लगाई। जियांग ने अपना सिर मरे हुए तानाशाह की ओर उठाया और उसे गौर से देखते हुए उसने सोचा कि यह अच्छा नहीं है। उसने अभी अभी महसूस किया था, जमीन के नीचे कई छिपी हुई जड़ें थीं। जब मरा हुआ तानाशाह हवा में था, उसने दोनों हाथों से गदा पकड़ी और जैसे ही वह तेजी से जियांग की ओर बढ़ा, उसने हमला करने की तैयारी की। जैसे ही जियांग ने देखा कि वह धीरे धीरे करीब आ रहा है, उसने उस समय अपनी प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला किया। जब वह काफी करीब आ गया और यह उसे रोक देगा। कई सेकंड बाद, जब मरे हुए तानाशाह काफी करीब आ गया, जियांग ने उसे घूरना शुरू कर दिया और फैसला किया कि यही वह क्षण है। उसने अपना हाथ जमीन की ओर बढ़ाया और उसमें एक हरा प्रतीक दिखाई दिया। उसने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे जमीन के नीचे छिपी आध्यात्मिक जड़ें उभरने लगीं। जियांग ने अपने शरीर को मरे हुए तानाशाह की ओर घुमाया और उसे एक घातक घूरते हुए उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। कुछ ही सेकंड में 4 आध्यात्मिक जड़ें जमीन से निकलीं और मरे हुए तानाशाह पर हमला किया। इस प्रक्रिया में उसके शरीर को छेद दिया और उसे बीच हवा में फंसा दिया, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गया। जब जियांग ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसका शरीर एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था, तो उसने छोटी नाइन को देखना शुरू किया और उससे कहा कि अब उसकी बारी है। पलक झपकते ही छोटी नाइन मरे हुए तानाशाह के पास पहुंच गई। उसने अपना एक हाथ उसके सिर पर रखा और दूसरे हाथ से अपने पंजे तैयार करते हुए उसे जानलेवा नज़र से घूरा और जियांग को समझदार गुरु की तरह जवाब दिया, यह महसूस करने पर कि नन्हा नाइन हमला करने के लिए तैयार है। उसके हाव भाव में भारी बदलाव आया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, नन्ही नाइन ने गति पकड़ी और अपने तीखे पंजों और तंतुओं का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर दिया। उसके शरीर को आधा छेद दिया और इस प्रक्रिया में आध्यात्मिक जड़ों को नष्ट कर दिया। कुछ ही सेकंड में मरे हुए तानाशाह की लाश जमीन पर गिर गई, जबकि जियांग ने अपना हाथ आसमान की ओर बढ़ाया हुआ था और आध्यात्मिक जड़ों को नियंत्रित कर रहा था। वह मरे हुए तानाशाह की लाश को घूरने लगा और खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने मरे हुए तानाशाह को हराने में कामयाबी हासिल कर ली थी। जियांग की क्षमता इतनी सुरक्षित थी कि जब तक वह अपने कौशल का सही इस्तेमाल करता, वह अभी भी लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभा सकता था। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था, तो एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसने उसे सूचित किया कि विकास त्वरण 8 घंटे के लिए कूलडाउन पर था। इस वजह से धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आध्यात्मिक जड़ें गायब होने लगीं। कई सेकंड बाद कोर मरे हुए तानाशाह की लाश से उभरा। ये देखकर जियांग ने तुरंत इसे तोड़ने का फैसला किया। कोर के उड़ने से ठीक पहले जियांग ने पास आकर इसे अपने हाथ से पकड़ लिया। फिर उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया, कोर को टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे जैसे कोर के टुकड़े धीरे धीरे जमीन पर गिरते गए, जियांग ने आक्रामक नज़र से अपनी मुट्ठी को घूरना शुरू कर दिया और सोचा कि यह अंत है। उस पल कई सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिए। जियांग को सी रैंक के गुप्त क्षेत्र को साफ करने के लिए बधाई दी, जिसे मरे हुए मंदिर कहा जाता है। सिस्टम ने योगदान की गणना शुरू की और कुछ सेकंड बाद सफलतापूर्वक गुप्त क्षेत्र को उत्पन्न किया। जियांग चेंग, जो स्तर 0 था और आध्यात्मिक गुरु की कक्षा थी, ने इस गुप्त क्षेत्र में एक एस रेटिंग प्राप्त की। वांग यी, जो लेवल 12 था और तलवारबाज की कक्षा में था, ने बी रेटिंग प्राप्त की। लियू यंग, जो लेवल 11 था और वॉयलॉक की कक्षा में था, ने रेटिंग प्राप्त की। और यी किन, जो लेवल 10 था और बॉक्सर की कक्षा में था,
ने बी रेटिंग प्राप्त की। स्वर्गीय प्रणाली ने टीम पुरस्कार उत्पन्न करना शुरू कर दिया, जिससे जियांग के सामने एक खिड़की दिखाई दी। कई सेकंड बाद सिस्टम ने सफलतापूर्वक टीम पुरस्कार उत्पन्न किए, जिससे खिड़की लंबी हो गई। जियांग कई हथियारों में से चुन सकता था। पहला एक खंजर था, दूसरा एक राजदंड था, तीसरा एक भारी कुल्हाड़ी थी, चौथा एक हल्का कुल्हाड़ी था और पांचवां एक हथौड़ा था। जैसे ही आध्यात्मिक जड़ें धीरे धीरे जमीन पर लौटी, जियांग ने सिस्टम विंडो को घूरना शुरू कर दिया और कई सेकंड तक विचारों में खोया रहा। उसने अपना हाथ सिस्टम विंडो में डाला और खंजर को पकड़ लिया। जैसे ही उसने खंजर को सिस्टम से बाहर निकाला, उसके आंकड़े दिखाई दिए। यह एडमंड्स का तेज खंजर था, जिसका दर्जा डी था, जो उपयोगकर्ता को 50 हमले अंक और 5% गति बोनस देता था। ये खंजर तलवारों से संबंधित था और 2 पेशेवर विशेषताएं प्रदान करता था। जियांग ने एक हाथ से खंजर पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ से ब्लेड की जांच कर रहा था। उसे लगा कि यह अच्छा लगा और उसने अंकल वांग के लिए मुआवजे के तौर पर इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और सिस्टम विंडो को देखते हुए उसने सोचा कि वहां बहुत सारे उपकरण हैं। उसे ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि सभी उपकरण युद्ध के लिए तैयार किए गए थे। उसे यकीन नहीं था कि निर्माण वर्गों के लिए कुछ भी उपयुक्त है या नहीं। वह सिस्टम विंडो के पास गया, सिस्टम के अंदर अपना हाथ डाला और प्रत्येक उपकरण की विशेषताओं को देखने का फैसला किया। उसने सिस्टम विंडो से हथौड़ा पकड़ा और जैसे ही उसने इसे बाहर निकाला, हथौड़ा जमीन पर गिर गया क्योंकि यह बहुत भारी था। इस हथौड़े को कॉल ऑफ द किंग कहा जाता था, जो उपयोगकर्ता को 100 शक्ति अंक देता था और इसके वजन के कारण 100 चपलता अंक घटाता था। इस हथियार की विशेषता ये थी कि उपयोगकर्ता के पास 5 गुना अधिक गंभीर क्षति को ट्रिगर करने का 10% मौका था। जब जियांग जमीन से हथौड़ा उठाने की कोशिश कर रहा था, तो उसे एक नई सनसनी महसूस होने लगी। एक अधिसूचना विंडो उसे सूचित करने के लिए दिखाई दी कि अनुभव को पुरस्कृत किया जा रहा है। ये देखकर उसे जल्दी से एहसास हुआ कि सिस्टम उसे इस गुप्त क्षेत्र से प्राप्त अनुभव अंक दे रहा था। हालांकि हथौड़ा बहुत भारी था, लेकिन अनुभव की बदौलत जियांग धीरे धीरे इसे उठाने में सक्षम हो गया। कुछ ही सेकंड में वह हथौड़ा उठाने में सक्षम था, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। सिस्टम की एक और सूचना उसे सूचित करने के लिए दिखाई दी कि संयुक्त क्षमता प्रभावी थी। अब जियांग की सभी विशेषताओं में 20% की वृद्धि हुई थी, जबकि उसका शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था और एक हाथ से वह हथौड़ा उठा रहा था। उसने दूसरा हाथ अपनी पैंट की जेब में डाला और अपना सिर कीट मां की निष्क्रिय क्षमता की ओर घुमाया। वह स्तर 6 पर पहुंच गया था। इस तरह एकजुट का प्रभाव भी अधिक प्रमुख था। उसने ये भी महसूस किया कि स्तर के साथ साथ शारीरिक मुकाबला करने की क्षमता भी बढ़ गई है। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था, तो छोटी नौ उसके पास आए। उसने उसकी शर्ट पकड़ ली और उसका ध्यान आकर्षित किया। उसकी आवाज़ सुनकर जियांग अपनी ट्रांस से बाहर आ गया। उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और सिस्टम विंडो पर अपनी उंगली से इशारा करते हुए पूछा कि क्या वह इनाम के तौर पर ये सब खा सकती है। उसने हथौड़ा जमीन पर रख दिया, अपना सिर उसकी ओर घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए कई सेकंड तक सोचता रहा। उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और उससे कहा कि नन्हा नौ उपकरण नहीं खा सकता, क्योंकि यह चाचा वांग और अन्य लोगों के लिए पैसे के बदले में था। उसने ये भी कहा कि अगर नन्हा नौ इसे खाएगा, तो उसे पेट में दर्द होगा। ये सुनकर उसने एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और दूसरे हाथ से अपने होठों को छूते हुए वह उदास भाव से जियांग को देखने लगी। फिर उसने अपने शरीर को मरे हुए तानाशाह की लाश की ओर घुमाया और जियांग से पूछा कि क्या वह इसे खा सकती है। वह मालिक के अवशेषों के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। भक्षण मूल्य कीमती था और खोया नहीं जा सकता था, जबकि उसका शरीर एक शक्तिशाली आभा से घिरा हुआ था। उसने अपना सिर मरे हुए तानाशाह की लाश की ओर घुमाया और छोटी नाइन को उसे खाने की अनुमति दी, क्योंकि वह उसकी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के छोटी नाइन मरे हुए तानाशाह की लाश के पास पहुंची, जो बहुत बड़ी थी।
जब जियांग उसकी लाश को देख रहा था तो उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या यह मालिक थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है। इसके बड़े आकार के कारण अगर छोटी नाइन इसे जहरीले धुंध से नष्ट कर देती तो उसे कुछ समय लग सकता था। छोटी नाइन ने अपने हाथों को बगल में फैलाया, अपनी आंखें बंद कीं, अपना मुंह खोला और जियांग को बताया कि वह खुदाई कर रही है। उस पल उसका शरीर कंपन करने लगा और कुछ ही सेकंड में वह अपने प्राकृतिक रूप में वापस आ गई। अपने प्राकृतिक रूप में वापस आने के बाद वह लाश को जानलेवा नजरों से देखने लगी, अपना मुंह खोला और उसके पास जाने लगी। इस तथ्य के बावजूद कि मरे हुए तानाशाह की लाश मां कीट के प्राकृतिक रूप की तुलना में बहुत बड़ी थी, ये बहुत छोटी थी। ये देखकर कि वह लाश को खाने के लिए अपने प्राकृतिक रूप में लौट आई है, जियांग घबरा गई। उसने अपना मुंह खोला और तेजी से बॉस की लाश की ओर बढ़ते हुए दहाड़ना शुरू कर दिया। उसने लाश को खाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में हवा का एक तेज झोंका पैदा हुआ। जियांग ने इसका फायदा उठाया और सिस्टम विंडो से सभी उपकरण हटा दिए। एक हाथ से हथौड़ा पकड़े हुए उसने दूसरे हाथ से अपना चेहरा ढकना शुरू कर दिया। लिटिल नाइन की दहाड़ बहुत तेज थी, लेकिन सौभाग्य से वे गुप्त क्षेत्र में थे। अगर यह मुख्य शहर में हुआ होता तो उन्हें खोज लिया जाता, चाहे वे कितनी भी कोशिश क्यों न करें। जैसे ही उसने लाश को खाना समाप्त किया, एक सिस्टम अधिसूचना दिखाई दी और जियांग को 400 खाने के अंक दिए। जब जियांग अपने चेहरे को अपनी बांह से ढक रहा था, उसने महसूस किया कि खाने का मूल्य तेजी से बढ़ रहा था। उसने सोचा कि जैसा कि अपेक्षित था, बॉस के मांस का मूल्य अलग था। उसने महसूस किया कि उन्हें खाने का मूल्य बढ़ाने के लिए और अधिक बॉस प्रकार के राक्षसों को खाने की जरूरत है। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था तो कोई उनके पास आने लगा। कदमों की आवाज सुनकर उसने जल्दी से अपना सिर पीछे घुमाया और साफ किया। उसने अपने दांत कस लिए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अंकल वांग और दूसरे लोग आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने लिटिल नाइन द्वारा की गई आवाज सुनी थी। वर्तमान भक्षण मूल्य 8876 अंक था। उसने लिटिल नाइन से संपर्क किया और उसे जल्दी से दूसरे रूप में लौटने के लिए कहा। उसका आदेश सुनकर वह मुस्कुराने लगी और एक समझदार गुरु के साथ उत्तर दिया। जियांग के लिए यह एक अफसोस की बात थी क्योंकि भक्षण मूल्य भरने के बहुत करीब था। कई सेकंड बाद अंकल वांग और दूसरे लोग आ गए। फर्श पर उपकरण देखकर उन्होंने महसूस किया कि जियांग ने वास्तव में स्तर पार कर लिया था। जियांग ने अंकल वांग को समझाया कि उसने अपनी तलवार तोड़ दी है, लेकिन बदले में उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खंजर दे दिया। अंकल वांग ने खंजर ले लिया और ये देखकर कि यह एक दुर्लभ वस्तु थी, उसने जियांग से कहा कि वह जियांग द्वारा उसके उपकरण को नुकसान पहुंचाने के मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। जियाओजाई ने जियांग से संपर्क किया और समझाया कि यह हार भी एक दुर्लभ वस्तु थी जिसे बहुत सारे पैसों में बेचा जा सकता था। यिकियांग ने उससे पूछा कि उसने अकेले बॉस को कैसे हराया। जियांग ने अपना हाथ उसके सिर के पीछे रखा और जवाब दिया कि उसका जहर इस बॉस जैसे राक्षसों को दबाने में ज्यादा कारगर लगता है। यह कहने के बाद एक गंभीर नज़र से जियांग जमीन की ओर देखने लगा। गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से साफ हो चुका था, लेकिन एक गुप्त क्षेत्र साफ हो जाने के बाद ये फिर से ताज़ा नहीं होगा। दूसरे बॉस से भक्षण मूल्य प्राप्त करना कीड़ों के झुंड को प्रजनन शुरू करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अगर जियांग एक नया बॉस खोजना चाहता था तो उसके पास रेगिस्तान में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंकल वांग ने जियांग को देखना शुरू किया और उससे कहा कि यह शर्म की बात है कि वह अनुसंधान विभाग जा रहा है, ये देखते हुए कि वह अभी भी लेवल 1 भी नहीं था। पहले से ही एक बॉस राक्षस को हरा सकता था। उसने उससे कहा कि भविष्य में अगर जियांग लेवल ऊपर जाता है तो वह मजबूत होगा। ये कहने के बाद उसने उससे पूछा कि अब उसकी क्या योजनाएं हैं। जियांग ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और मुस्कुराते हुए बताया कि उसने उसे पहले नहीं बताया था क्योंकि वह उसे परेशान करने से डरता था, लेकिन वास्तव में वह नाइट वॉच में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। ये सुनकर अंकल वांग चौंक गए और पूछा कि क्या वह वास्तव में नाइट वॉच में शामिल होने का इरादा रखता है। जियांग ने अपना हाथ उसके सिर के ऊपर रखा और हाँ में जवाब दिया।
उसने उन्हें बताया कि वह 3 दिनों में नाइट वॉच में जाने वाला था। जाने से पहले वह अपना स्तर बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने स्तर बढ़ाने के लिए जल्द ही जंगल की ओर जाने की योजना बनाई। ये सुनकर अंकल वांग चौंक गए और यी कांग ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग इतना खतरनाक काम करने जा रहा है। ज़ाई ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और एक गंभीर भाव के साथ उसकी आंखों में देखते हुए उसने समझाया कि जंगल बहुत खतरनाक है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, जियांग ने उसे बीच में रोक दिया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जिससे लिटिल नाइन की जहरीली धुंध उसकी हथेली में उभरने लगी। उसने ज़ाई से कहा कि वह उसकी चिंता न करे, क्योंकि वह जानता था कि क्या करना है। उसने उनसे कहा कि उसके बारे में चिंता करने के बजाय उन राक्षसों के बारे में चिंता करें। उसी दिन कुछ घंटों बाद जियांग ट्रेन में सवार हुआ और शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा। कंडक्टर ने जंगल में जाने वालों से ट्रेन से उतरने को कहा। जियांग ट्रेन से उतर गया। उसने ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए एक लबादा पहना हुआ था। वह एक तरफ देखने लगा और कई सेकंड तक स्थिर खड़ा रहा। उसके सामने एक पुल था जो जागृत करने वालों से भरा था। सिस्टम को जगाने के बाद जियांग की भूख बढ़ गई थी। इससे भी अधिक निंदनीय बात ये थी कि बहुत स्थिर न होने के बावजूद खाने के दौरान वास्तव में उसके खाने के मूल्य में थोड़ी वृद्धि हुई थी। उसने एक रोटी निकाली और जब वह इसे खा रहा था तो उसके खाने के मूल्य में 2 अंक की वृद्धि हुई। लिटिल नाइन ने खुद को प्रकट किया, अपना हाथ अपने मुंह के पास रखा, और जब वह अप्रिय भाव से रोटी को देख रही थी तो उसने जियांग से कहा कि उसका खाना स्वादिष्ट नहीं था। ये सुनकर जियांग ने लिटिल नाइन के लिए खाने के लिए कुछ खोजने का फैसला किया। इसलिए उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक नक्शा दिखाया। उसने नक्शा खोला और उसे ध्यान से देखना शुरू किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंकल वांग उसे ज्यादातर उपकरण देंगे। न केवल उसने उसे नक्शा दिया, बल्कि यह जानने के बाद कि वह रेगिस्तान में जा रहा है, उसने उसे एक महत्वपूर्ण भंडारण अंगूठी और एक नक्शा भी दिया। ये चीजें जियांग के लिए वास्तव में मददगार थीं। उसने पुल पर चलना शुरू कर दिया। अंकल वांग के अनुसार जंगल स्वर्गीय मार्ग की शक्ति से प्रभावित था और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बाधित हो जाएंगे। ये लगभग एक सर्वनाशकारी परिदृश्य की तरह था, जहां राक्षस लगातार अपने घोंसलों में चले जाते थे। इन मानचित्रों का उपयोग समय बहुत कम था। नवीनतम खुफिया जानकारी के बिना राक्षसों के समूहों को ढूंढना मुश्किल था। मालिकों की तो बात ही छोड़िए। फायरबर्ड और थंडर राइनोसेरस सबसे आम थे और जब वे चलते थे तो उन्हें पहचानना आसान था। ऐसा कहा जाता था कि प्रश्न चिन्ह से चिन्हित इस स्थान से बचना चाहिए, क्योंकि यह बहुत खतरनाक घोंसला था जिसमें जोखिम अधिक था। अंकल वांग के अनुसार ये भूतकाल कोठरी सबसे उपयुक्त थी। उसके लिए यह आसान नहीं था, क्योंकि इसका स्तर कम था, पर्याप्त राक्षस थे और कम लोग थे। जब जियांग नक्शे को देख रहा था, उसने अपनी मुट्ठी बंद की और मुस्कुराते हुए जाने का फैसला किया, क्योंकि हाथ में नक्शा होने से वह इसे जल्दी से ढूंढ पाएगा। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था, किसी ने उसका ध्यान खींचा और उसे रुकने का आदेश दिया। ये सुनकर जियांग सतर्क हो गया और ये देखने के लिए अपना सिर पीछे घुमाया कि वह कौन था। एक लबादा पहने हुए आदमी ने अपना हाथ जियांग के कंधे पर रखा। फिर उसने जियांग को आक्रामक रूप से देखा। वह उसे इस समय बुला रहा था, इसलिए उसने पूछा कि उसने उसे न सुनने का नाटक क्यों किया। वह उससे बस कुछ पूछना चाहता था। उसने जियांग से पूछा कि क्या उसने यहाँ सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा है। जियांग ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और एक जानलेवा नज़र से जवाब दिया कि उसने नहीं देखा है, और उसे अपना मुंह भी संभालने की सलाह दी। उस पल लिटिल नाइन से जहरीली धुंध उसके कंधे से निकलने लगी और उस आदमी के हाथ से चिपक गई। उसने जल्दी से अपना हाथ जियांग के कंधे से हटा लिया और कुछ उलझन में पड़ गया। जब वह अपने हाथ को देख रहा था, उसने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और सोचने लगा कि क्या ये जहर है। उसे नहीं पता था कि यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि जियांग कभी लेवल 10 तक नहीं पहुंचा था। हालांकि जियांग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि वह आदमी लेवल 27 का मुख्य रक्षा योद्धा था।
जियांग ने उसकी पीठ मोड़ी और चलते समय उसे सलाह दी कि वह जल्दी से जल्दी किसी मरहम लगाने वाले को ढूंढे क्योंकि उसके जहर का इलाज करना मुश्किल होगा। उसने उसे अपने दिमाग का ख्याल रखने की भी सलाह दी। ये कहने के बाद उसने उस आदमी को अलविदा कहा। ये सुनकर वह आदमी गुस्से से भर गया। उसने जियांग का ध्यान आकर्षित किया और पूछा कि क्या उसने उसे जाने की अनुमति दी है। ये सुनकर जियांग ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और उसे जानलेवा नजरों से देखने लगा। वह आदमी जियांग के पास आया और जब उसके शरीर से शक्तिशाली आभा निकल रही थी, उसने उसे एक जानलेवा नज़र से देखा और पूछा कि उसने जाओ परिवार पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। ये सुनकर जियांग को आश्चर्य होने लगा कि क्या वह स्वर्ग की लड़ाई में जाओ परिवार का जिक्र कर रहा था। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।